प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10 विज्ञान का पाठ दूसरा अम्ल सारक तथा लवण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अम्ल व सारकों की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अम्ल व सारकों की प्रबलता के बारे में पढ़ेंगे। प्रबलता किसी विलयन में अम्ल की मात्रा और क्षार की मात्रा को बताता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ये उसकी प्रबलता पर निर्भर करता है। तो अम्लों व सारकों की प्रबलता में हम किसी अम्ल व सारक की प्रबलता उसके द्वारा H+ आयन या OH- आयन के आधार पर निर्भर करती है। किसी विलयन है वह अम्लीय है या क्षारीय है, वह H+ आयन या OH आयन है, उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। इनकी प्रबलता को हम सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, सार्वभौमिक सूचक द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम pH स्केल भी कहते हैं। pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक रीडिंग होती है। इसकी जो रीडिंग है वह 0 से 14 तक होती है, जिसमें यदि pH का मान किसी भी विलयन के pH का मान यदि 7 के बराबर है तो वह विलयन उदासीन होगा। pH का मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय विलयन होता है, अर्थात इस तरफ विलयन है वह अम्लीय होगा और 7 से 14 तक pH मान वाला विलयन क्षारीय विलयन होगा। यहाँ लिख रखा है pH 7 से अधिक हो तो क्षारीय विलयन होगा। अब ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ये किस प्रकार पता चलता है? तो H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन है, उनकी सांद्रता के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। यदि H+ आयन की सांद्रता अधिक है, सांद्रता अधिक H+ आयन की सांद्रता यदि अधिक है तो विलयन अम्लीय होगा। हमेशा याद रखें, H+ आयन की सांद्रता है वह अधिक होगी तो विलयन अम्लीय होगा, और H+ आयन की सांद्रता कम है तो वह विलयन क्षारीय होगा। उसी प्रकार OH- आयन है, इसकी सांद्रता अधिक होगी तो वह विलयन क्षारीय, और OH- आयन की सांद्रता कम होगी तो वह अम्लीय होगा। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर pH मान 7 है, इससे अधिक यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता अधिक है। यहाँ पर इस कंडीशन में H+ आयन की सांद्रता है वह दोनों तरफ बराबर होती है, अम्लीय और क्षारीय के बीच, इसलिए pH 7 के मान पर विलयन है वह उदासीन होता है, अर्थात pH का मान 7 होगा, वहाँ पर विलयन है वह उदासीन होगा, उदासीन विलयन होगा। वह न अम्लीय विलयन है न क्षारीय विलयन है, वह उदासीन विलयन है। यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता अधिक है, अतः इस जगह पर सांद्रता अधिक है तो pH का मान जहाँ 7 से कम है वहाँ पर अम्लीय प्रकृति का विलयन है, विलयन अम्लीय है, और इस तरफ है वह विलयन क्षारीय है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अम्ल व सारकों की प्रबलता किस प्रकार निर्भर करती है। यदि हम pH स्केल की सहायता से देखें तो वह विलयन है वह अम्लीय है या क्षारीय है वह पता चल जाता है। यदि pH का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय है, यदि pH का मान एग्जैक्ट 7 है, बराबर 7 है, तो वह विलयन उदासीन है, अर्थात न अम्लीय विलयन है न क्षारीय विलयन है। और pH का मान यदि 7 से अधिक है, अर्थात OH- आयनों की सांद्रता अधिक, H+ आयन की सांद्रता कम है, तो वह विलयन क्षारीय है। इस प्रकार हमने इनकी प्रबलता को देख लिया है। इससे आगे हम दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है वह पढ़ेंगे। अब यदि हम दैनिक जीवन में pH के महत्व की बात करें तो pH का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में pH कहाँ काम आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमारे शरीर का pH है वह 7 से 7.8 के बीच में होता है। हमारा शरीर है वह 7 से 7.8 pH के बीच में कार्य करता है। यदि हमारे शरीर का pH है वह 7 से कम या 7.8 से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। अब यदि दूसरे पॉइंट की बात करें कि वर्षा के जल का pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। 5.6 से कम pH की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके कारण जो ताजमहल का रंग है,
ताजमहल पीला पड़ गया है। पहले वह चमकीला था, सफ़ेद था ताजमहल। अम्लीय वर्षा धीरे धीरे होती रही और ताजमहल का रंग है वह पीला पड़ता गया। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? तो जिस वर्षा के जल है, तो वर्षा होती है, उसके जल का पीएच का मान यदि 5.6 से कम हो तो उस वर्षा के जल को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग है वह पीला पड़ गया है। तीसरे पॉइंट की बात करें कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम, पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, दांत गलने स्टार्ट हो जाते हैं। मुंह के पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो तो दांत गलने शुरू हो जाते हैं, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करें, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होती है। मधुमक्खी का डंक है वह अम्ल छोड़ता है जिसके कारण हमें जलन और दर्द महसूस होता है। मधुमक्खी के डंक में आपको मैं बता दूं, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल, तो मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होने के कारण जब हमें काटती है तो हमें जलन और दर्द महसूस होता है। अगले अंतिम पॉइंट की बात करें, अच्छी उपज के पौधों के लिए विशिष्ट पीएच जरूरी है। हमें यदि अच्छी उपज है प्राप्त करनी है तो पीएच का मान एक विशिष्ट है, आवश्यक पीएच का मान जरूरी है। तो इस तरह हमने देखा कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व किस प्रकार है। शरीर का पीएच है वह 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। यदि इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। वर्षा के जल का पीएच का मान यदि 5.6 से कम हो जाए तो इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके हमें कई दुरुपयोग अभी देखने पड़ रहे हैं। फिर हम यदि देखें कि तीसरा पॉइंट, मुंह का पीएच का मान है वह 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांत गलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद चौथे पॉइंट की बात करें कि मधुमक्खी का डंक है वह अम्ल छोड़ता है। अम्ल कौन सा है? याद रखें, मेथेनोइक अम्ल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सीधा याद रखें मेथेनोइक अम्ल, जिसके कारण हमें जलन और दर्द महसूस होती है। और अंतिम पॉइंट है, अच्छी उपज के पौधों के लिए हमें विशिष्ट पीएच आवश्यक है, विशिष्ट पीएच जरूरी है। इसके बाद हम आगे और संदर्भ में इस पाठ की बात करें। तो यदि इससे आगे हम लवण के संदर्भ में बात करें तो लवण हम जानते हैं अम्ल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया से हमें प्राप्त होते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अम्ल और क्षारक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षारक है ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और ये लवण का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। और NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक NaCl, और इसके साथ हमें जल प्राप्त होता है। तो यहाँ NaCl ये सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है ये लवण है। कुछ और लवण यहाँ दे रखे हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये भी लवण है, कॉपर सल्फेट। और KCl पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो हमने देखा कि CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट और KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये भी लवण हैं। अब यदि हम लवण के संदर्भ में उनसे बनने वाले रसायन की बात करें तो लवण की सहायता से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यादि बना सकते हैं, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में हमारी घरेलू उपयोगिता को पूरा करने के लिए करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यदि हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसको हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH से दर्शाते हैं। विरंजक चूर्ण की बात करें तो विरंजक चूर्ण को हम CaOCl2 से दर्शाते हैं, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को हम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से दर्शाते हैं। धोने के सोडे की बात करें हम तो इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि 10 जल के अणु के क्रिस्टल हो तो इसको हम धोने का सोडा कहेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसको हम POP से दर्शाते हैं, POP। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सर्वप्रथम निर्माण हुआ था वह पेरिस में हुआ था। इसको हम CaSO4.आधा H2O,
अर्थात कैल्शियम सल्फेट के साथ अर्ध जल का अणु आधा जल का अणु होता है, तो इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हम जानते हैं जिप्सम से होता है, तो इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ें। अब यदि हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH से दर्शाते हैं, तो इसका निर्माण कैसे होता है। तो जब सोडियम क्लोराइड NaCl है, इसके जलीय विलयन में यदि हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो यह वियोजित हो जाता है और वियोजित होकर NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। यदि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम यदि विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो वियोजित हो जाती है और वियोजित होने के बाद NaOH उत्पन्न होती है, NaOH का निर्माण होता है। यदि हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो 2NaCl का जलीय विलयन है, इसलिए जल विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये वियोजित हो जाता है सोडियम क्लोराइड और हमें NaOH प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। किस तरह प्राप्त होती है, तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो NaOH, Cl2 और H2 है, जिसमें एनोड पर हमें क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और कैथोड के पास में NaOH का विलयन बनता है। अब यदि हम देखें कि NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके उपयोग क्या क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है ग्रीस को हटाने में। गाड़ियों में जो ग्रीस लगा होता है वह पुराना हो जाता है तो नया ग्रीस लगाते हैं, उससे पहले हम NaOH की सहायता से पुराने ग्रीस को हटाते हैं। साबुन और कागज़ के निर्माण में हम जानते हैं साबुन में NaOH होता है, यह सारक है, तो साबुन और कागज़ के निर्माण में NaOH का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस के क्या क्या उपयोग हैं, तो जल की स्वच्छता में और PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग है ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन गैस का उपयोग है वह ईंधन के रूप में किया जाता है। इस तरह हमने NaOH के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। अब यदि हम विरंजक चूर्ण की बात करें तो विरंजक चूर्ण को हम CaOCl2 से दर्शाते हैं। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है उसकी बात करें तो शुष्क बुझा हुआ चूना को हम CaOH2 से दर्शाते हैं। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया की जाती है तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यदि हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है, तो CaOH2 के साथ क्लोरीन है तो यह हमें विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर। उसके साथ जल का निर्माण होता है। तो बुझा हुआ चूना है जो शुष्क, उसके साथ क्लोरीन की क्रिया से हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो वस्त्र उद्योग में सूती और लीलन के जो वस्त्र हैं उन पर दाग धब्बों को हटाने में, उसके विरंजन करने में उसका उपयोग किया जाता है। पीने के पानी को रोगाणुनाशक करने में किया जाता है, पीने के पानी से रोगाणु को हटाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण के बाद हम यदि बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण किस प्रकार होता है, अर्थात बेकिंग सोडे का निर्माण किस प्रकार होता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया, इनकी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। कब, जब हम NaCl की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया से कराते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त हो चुका है। उसके बाद यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक में बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग होता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में हम बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है,
है। तो टार्टरिक अम्ल है उसके साथ बेकिंग सोडे को मिला दिया जाए तो हमें बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। और एंटी एसिड के जो संगठक है जैसे इनो वगैरह है, जब हमारे एसिडिटी हो जाती है तो उनका जब हम उपयोग करते हैं तो इनो वगैरह में भी हम बेकिंग सोडे का प्रयोग करते हैं। तो एंटी एसिड के संगठक में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने विरंजक चूर्ण को पढ़ लिया है, बेकिंग सोडे को पढ़ लिया है, इससे आगे हम और पढ़ेंगे। अब यदि हम बात करें धोने के सोडे के बारे में तो धोने के सोडे को हम Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु, सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ है 10 जल के अणु, तो इनको हम सामूहिक रूप से धोने का सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु, इनका निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, अर्थात सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करें या सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब 10 जल के अणु से होती है तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है Na2CO3.10H2O। याद रखें, इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। अब यदि हम धोने के सोडे या सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणुओं की बात करें तो इनका उपयोग क्या है? तो कांच, साबुन व कागज़ के उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। घरों में जो सफाई की जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता अर्थात जल की स्वच्छता में इसका उपयोग किया जाता है। तो धोने को सोडे का उपयोग है वह कांच, साबुन, कागज उद्योग में, घरों की सफाई में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2CO3.10H2O। अब यदि इसके बाद हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जानते हैं POP से लिखते हैं। POP, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण हुआ था वह सर्वप्रथम पेरिस में हुआ था। इसके यदि हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO4.आधा H2O, कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु हो तो इसको हम सामूहिक रूप से कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु, अर्ध जल का अणु हो तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है तो यहाँ पढ़ेंगे हम। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणु त्याग कर POP बनाता है CaSO4.आधा H2O। अर्थात जिप्सम का हम रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O। CaSO4 के साथ 2 जल के अणु हो तो वह जिप्सम होता है। जब इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणु को त्याग देता है और हमें POP प्राप्त हो जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसके रासायनिक सूत्र की बात करें, यदि रासायनिक अभिक्रिया को देखें तो CaSO4.2H2 है, इसको गर्म किया जाता है कितने? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 373 केल्विन को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, हम समझते हैं। तो इसके साथ जब इसको गर्म करते हैं तो हमें POP प्राप्त होता है और उसके साथ 1.5 जल के अणु, 3/2 जल के अणु हमें प्राप्त होते हैं। अब यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो टूटी हुई हड्डी है, इसको जोड़ने के लिए, हड्डी को उसी जगह पर स्थायी बनाने के लिए या टूटी हुई हड्डी को हम जोड़ने के लिए POP का उपयोग करते हैं। खिलौने व सजावट के सामान बनाने में, खिलौने और सजावट के सामान बनाने में POP का उपयोग किया जाता है। दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए हम POP का उपयोग किया जाता है। घरों में छत पर POP की जाती है, वही POP है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हम जानते हैं जिप्सम से होता है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो वह जल के अणु को त्याग देता है और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो हमने इस प्रकार लवणों के जो लवणों से जो हमें रसायन बन रहे थे उनको देखा, तो उसमें हमने सबको देख लिया है लगभग। तो हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के संदर्भ में कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला वीडियो बनते ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।